हकीकत में ये नेहरू पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि आज की तारीख में भी ये खुलकर गांधी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इनके सबसे बड़े दुश्मन तो गांधी है। तो नेहरू पर अटैक करना आसान है क्योंकि वो सरकार में थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। दरअसल ये पूरी लड़ाई ही महात्मा गांधी को खत्म करने की लड़ाई है, क्योंकि अहिंसा जो है वो एंटीथीसिस है। उनको लगता है अहिंसा ने इस देश की सभ्यता के, इस देश के लोगों को कमजोर कर दिया, इसलिए विदेशी आए और उन्होंने हम पे कब्जा किया। इसलिए इस अहिंसा को नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी सम्राट अशोक का जिक्र नहीं करते। मुझे इस बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं था कि आज की जो स्थिति है उसमें इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं है। या तो आप विचारधारा के साथ हैं या विचारधारा के खिलाफ। 2024 से ज्यादा कम्युनल इलेक्शन इस देश में हुआ ही नहीं। एक के भी खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं। देश के प्रधानमंत्री खुलकर कहते हैं कि भाई ये तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, आपके मंगलसूत्र को उठा के ले जाएंगे। कहीं कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए उनको डिबार कर दिया गया था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। मीडिया की डेथ हो चुकी है, अब सिर्फ लाशें ढोई जा रही हैं, उसके नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का एक धंधा चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं जब आज यहाँ आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत जोश होगा, लोगों के अंदर एक गुस्सा होगा, लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ जोश ही गायब है। तो हम लोग तेज आवाज़ में बात करके कर भी क्या लेंगे और कर भी क्या सकते। तो कम से कम थोड़ा तो जोश लाइए ना। आवाज़ दूर तक पहुंचे तो बात समझ में आएगी, तब तो लगेगा कि हाँ आवाज़ का कुछ असर हो रहा, कुछ बात का असर हो रहा। देखिए, हमारे पहले बहुत विद्वान लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं इस पूरी समस्या को, एक तो पहले मैं कह दूं कि भाई देखिए, ये मीडिया उडिया का नाम मत लीजिए। उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसकी लाश को ढोया जा रहा है। कोई मीडिया अब इस देश के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं। हकीकत ये है, कुछ लोग हैं जो अपना ढोल पीट रहे हैं और उस ढोल का भी आवाज़ बहुत दूर तक जा नहीं रही है। तो मीडिया की डेथ हो चुकी है, अब सिर्फ लाशें ढोई जा रही हैं, उसके नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का एक धंधा चल रहा है। दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ क्या मीडिया का संकट है, अगर जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, क्या सिर्फ यही है? तो शायद हम इस समस्या को समझ ही नहीं पा रहे। शायद हम इसका, जब तक आप इस समस्या को समझेंगे नहीं, जब तक आप मर्ज को नहीं समझेंगे, तब तक इलाज कैसे करेंगे? हकीकत यह है कि मीडिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी आपके सामने है, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए कैंसर का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। अब ये हमें बैठ के सोचना है कि कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया, टर्मिनल स्टेज में पहुंच गया, या नहीं पहुंचना है। 1st 2nd स्टेज से तो बाहर निकल चुका है। इसलिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि है क्या चीज। यह चीज दरअसल एक विचारधारा है जो 1925 में जिसका जन्म दिया गया। उस विचारधारा के मूल में 2 चीजें हैं। भयंकर तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, भयानक, और दूसरा नफरत। लेकिन उनकी एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, गजब का पेशेंस, धैर्य और सब्र तो गजब का है। जब सब लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जब सबने उनको खारिज कर दिया, तब भी वो अपना काम सिर झुका के करते रहे, अपने आप को कंसोलिडेट करते रहे, और अंत में उस जगह पर पहुंच गए जहां उनको आज इस देश के 35-36% लोगों को अपने साथ लाने में मदद मिल गई, समर्थन मिल गया। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है।
जब आइडियोलॉजिकल वारफेयर होता है तो वो एकांगी नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। जो चीज आज हम मीडिया में देख रहे हैं, यहां से बहुत थोड़ी दूर पे है न्यायपालिका। जजेस के नाम आप ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा उनका फैसला क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्विंस्ड हैं कि यही होना चाहिए। आप दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन उठा के देख लिया, इलेक्शन कमीशन पास में ही है। 2024 से ज्यादा कम्युनल इलेक्शन इस देश में हुआ ही नहीं। एक के भी खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं। देश के प्रधानमंत्री खुलकर कहते हैं कि भाई ये तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, आपके मंगलसूत्र को उठा के ले जाएंगे। कहीं कोई कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए उनको डिबार कर दिया गया था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। कोई इंस्टीट्यूशन उठा के देख लीजिए, और विचारधारा ऐसे ही काम करती है। विचारधारा के मूल में है एक ऐसा यूटोपिया क्रिएट करना, एक ऐसा सपना बेचता है। उस सपने को बनाने के लिए समाज के हर हिस्से को, चाहे वो सरकार हो चाहे ना हो, उसको उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। और जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो एनिमी होता है, वो शत्रु होता है। तो अगर मीडिया उस सपने के बनाने में अगर हिस्सेदारी नहीं करेगा तो मीडिया का असर कलम हो जाएगा। अगर जुडिशरी नहीं करेगी तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन भी सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर अपोजिशन उसमें कुछ उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करेगा तो वो भी जेल जाएंगे। तो मुझे इस बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं था कि आज की जो स्थिति है उसमें इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं है। या तो आप विचारधारा के साथ हैं या विचारधारा के खिलाफ। अगर आप विचारधारा के साथ हैं तो सरवाइव करेंगे, अगर विचारधारा के खिलाफ हैं तो आप शत्रु हैं और आपका एनाहिलेशन होना जरूरी है। आपका सर कटना जरूरी है। वो आज कटे, 10 दिन बाद कटे, 25 दिन बाद कटे। आज जिस हम इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल है क्या? मेरे जैसे हिंदुओं का भी ये सवाल है। लोकतंत्र रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं, हम मुर्दा हो जाएंगे। तो जिंदा रहने की जो जद्दोजहद है वो हर उस आदमी के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है जो दरअसल आजाद ख्याल का है, जिसको इस देश के लोकतंत्र पे यकीन है, जो भारत के संविधान को मानता है और जो भारत की सभ्यता को पूरी तरीके से समझता है। और यह सवाल सिर्फ लोकतंत्र या संविधान बचाने का नहीं है। जो लोग इस सभ्यता की वजह से इसको विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, उनका मानना यह है कि दरअसल यही वो मूल्य है जिनकी वजह से भारत को इतने सालों के लिए गुलाम बनाया गया, जिसको परवर्टेड वर्च्यूज कहते हैं। तो जिसको आप सत्य, करुणा, अहिंसा, शांति, प्रेम, टॉलरेंस, सहिष्णुता जिसको आप बोलते हैं और जिस पर आप गर्व महसूस करते हैं कि देखिए हमारा धर्म कितना उदात्त धर्म है, उनको इसकी उदात्तता पर प्रश्न चिन्ह है। ये इसकी उदात्तता को बदलना चाहते हैं। उनको चाहिए एक क्रूर किस्म का, रूथलेस किस्म का, क्योंकि धर्म युद्ध में दूसरी कोई बात होती नहीं है। तो इसलिए ये हम जिसको समझते हैं कि मीडिया का एक चरित्र ऐसा हो गया है, ये तो होना ही है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहां आज की तारीख में देखिए इस चीज को सिर्फ 2 लोगों ने इस देश को, इस चीज को समझा था कि कितनी खतरनाक ताकत है। महात्मा गांधी ने, इसे कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया।
और ये बार बार महात्मा गांधी को खत्म कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई ही महात्मा गांधी को खत्म करने की लड़ाई है, क्योंकि अहिंसा जो है वो एंटीथीसिस है। उनको लगता है अहिंसा ने इस देश की सभ्यता के, इस देश के लोगों को कमजोर कर दिया, इसलिए विदेशी आए और उन्होंने हम पे कब्जा किया। इसलिए इस अहिंसा को नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी सम्राट अशोक का जिक्र नहीं करते। तो ये दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नेहरू के बारे में बात करनी चाहिए, वो नेहरू के बारे में बात करने में उनको शर्म आती है। 1951 का जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो बात कह रहे थे, वो उस खतरे को तब पहचान रहे थे, और उसके जानिब पे जो उन्होंने बातें कही, एक तरीके से उन्होंने रेफरेंडम कर दिया और उस खतरे को आने वाले कई दशकों के लिए दूर कर दिया, इतना डिस्क्रेडिट किया। इसलिए आज जो अटैक नेहरू के ऊपर होता है, जो लगातार नेहरू पर अटैक होता है, हर चीज के लिए नेहरू पर अटैक होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन नेहरू खड़े हो जाएंगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जिन दिन गांधी जी खड़े हो जाएंगे उस दिन। और हकीकत में ये नेहरू पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि आज की तारीख में भी ये खुलकर गांधी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इनके सबसे बड़े दुश्मन तो गांधी है। तो नेहरू पर अटैक करना आसान है क्योंकि वो सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और जब आप सरकार में होते तो 10 काम करते, 5 काम लोगों को तकलीफ होती है उससे। गांधी जी कभी सत्ता में थे नहीं, कभी सरकार नहीं चलाई उन्होंने। जिसको गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी कई साल पहले बनाया था, क्यों बनाया था उसका उन्होंने खुद जिक्र किया है। तो पहले वो नेहरू को खत्म करेंगे, उसके बाद गांधी। ये तो कहते थे गांधी वध। 1962-63 में आके इनको लगा कि नहीं, ये हमको एंडोर्समेंट चाहिए, हमको क्रेडिबिलिटी चाहिए, तब गांधी को उन्होंने अपनाना शुरू किया। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, क्या क्या नहीं कहा उनको, अगर आप हिंदू कोड बिल की पूरी डिबेट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। आज वो बाबा साहब अंबेडकर को गले लगा के घूमते। सरदार पटेल इनके बारे में क्या क्या नहीं। सरदार पटेल ने दिसंबर 1949 में चेन्नई की अपनी सभा में साफ तौर पे कहा कि ये जो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दरअसल ये हिंदू राष्ट्र देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और उन्होंने कहा संविधान मानना पड़ेगा, झंडे को तिरंगा तिरंगा सलाम करना पड़ेगा, और कहते तुम कहते हो कि हम तुम पर यकीन करें, कहते कुछ हो करते कुछ हो, ये खेल तुमको खेलने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल ने कहा। तो ये पूरी कोशिश है कि इतिहास में नेहरू को अलग थलग कर दो। एक बार अगर आपने नेहरू को खत्म कर दिया तो उसके बाद गांधी पर अटैक करना, गांधी को खत्म करना आसान हो जाएगा। ये उस दिशा में जा रहा है। हमारे यहां दिक्कत क्या है, आज देख ले, जो राजनीतिक पार्टियां 2014 में इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी, खाना नहीं खाना चाहती थी, गले नहीं मिलना चाहती थी, आज झुक झुक के पैर छूते। तो वो एक बहुत ही संगठित तरीके से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक उस विचारधारा के बरक्स एक पैरेलल विचारधारा उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही प्रतिक्रिया के साथ जवाब नहीं देती है, तब तक इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं, ये आशुतोष का भी सवाल है, ये भाषा जी का भी सवाल है, ये राम पुनियानी जी का भी सवाल है, अशोक पांडे जी का भी सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर एक माइनॉरिटी है, अपनी उस माइनॉरिटी माइंडसेट को पूरी मेजॉरिटी के ऊपर थोपना चाहती है। दे आर सफरिंग फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक दलित खुलकर सामने नहीं आएगा, जब तक उसको यह नहीं लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर की पूरी विरासत को खत्म करना चाहते हैं, और उनकी विरासत को खत्म करने का मतलब यह है कि जो हजारों साल तक जो गैर बराबरी का जो सिलसिला था उसको खत्म करके आपको पुनः उसी गैर बराबरी में लाके खड़ा करते हैं।
जब तक इस देश का दलित इस बात को नहीं समझेगा। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे नेता हैं जो हर पार्टी में फिट हो जाते हैं, क्योंकि सब जगह उनको सत्ता चाहिए। जब तक इस देश का पिछड़ा नहीं समझेगा इस बात, और जब तक पिछड़े, दलित और माइनॉरिटीज के लोगों के अंदर एक सहमति नहीं बनती है, तब तक आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमको बहुत लंबी लड़ाई के तैयार रहना चाहिए और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, वो बहुत प्लान करके चलते हैं। वहां से हम आज के बारे में सोचते हैं, वो 25 साल बाद की प्लानिंग करके चलते हैं। ये जो 25 साल बाद की प्लानिंग है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी गोटी फिट करनी, कौन से नैरेटिव को खड़ा करना है, वो उन सब चीजों को लेके चलते हैं। हमारे यहां वो एकता नहीं, हमारे यहां उस पर अभी कोई सोच नहीं है। इसलिए सिर्फ मीडिया का प्रश्न नहीं है, और दुर्भाग्य की बात यह कि हम सब लोग उसी मीडिया का हिस्सा हैं। और अंतिम में इतनी सी बात कहूंगा, 2014 के पहले जो सरकार की पक्षकारी करते थे उनको दलाल कहा जाता था। आज जो सरकार के साथ खड़ा हुआ उसको पत्रकार कहा जाता है। बहुत मुश्किल।